हे गाइस, हाउ आर यू। अब तक बचे चैप्टर नंबर 1 की 19 वीडियो चैनल पे आ चुकी हैं। आज की वीडियो नंबर 20 होगी। जो 19 वाली वीडियो थी, मैंने आपको उस वीडियो में गॉस लॉ की एप्लीकेशन 1 के बारे में करवाया था, जिसमें मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज निकलवाया था। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन पे मिल जाएगा। आप लोग उस वीडियो को देख के यहाँ पे आइए, आपको फ़ायदा है मिलेगा। ठीक है कि गॉसियन सरफेस को काफ़ी क्रिस्टल क्लियर वे में मैंने आपको वहाँ पे भी बताया। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे करवाता हूँ। जो आपकी एप्लीकेशन नंबर 2 होती है, ये है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली चार्ज्ड वायर। या तो इस फॉर्म में मिलेगा या फिर आपको ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में भी आएगा। आप लोगों को याद होगा तो मैंने आपको कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करवाया था, जिसमें मैंने आपको एक ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी करवाया था। ठीक है, तो अब हमें क्या है, हमें एक वायर दे रखी है। जैसे आपको उधर करवाया था, ये एक वायर मान लो बच्चे, ये एक ऐसी वायर है। क्लियर है, ये ऐसी वायर है और ये वायर मान लो पॉजिटिव चार्ज्ड है ना। ये पॉजिटिव चार्ज्ड है, ठीक है ना। ये पॉजिटिव चार्ज वायर है और ये लॉन्ग है, ठीक है ना। लॉन्ग या फिर इनफाइनाइटली चार्ज या फिर इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर। ठीक है, ऐसी बहुत लंबी है। ठीक है, तो आपको मैंने बताया था हमें जब भी ये एप्लीकेशन करनी पड़ती है तो 4 स्टेप बताए थे आपको पिछली वीडियो में भी। आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ फटाफट। सबसे पहला काम क्या होता है, कंसीडर गॉसियन सरफेस को। ठीक है, गॉसियन सरफेस मानना पड़ता है आपको। सेकंड पॉइंट जो है, आपको कैलकुलेट करना पड़ता है, कैलकुलेट E.ds ये करना पड़ता है। थर्ड पॉइंट जो आपको चार्ज कैलकुलेट करना पड़ता है ना, चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस को कैलकुलेट करना पड़ता है। फोर्थ पॉइंट आपको अप्लाई गॉसियन थ्योरम या फिर गॉस थ्योरम, ये है। ये 4 स्टेप करने पड़ते हैं। अब देखो, ये हमारे पास इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर है। ये स्टेट नहीं, कोई बात नहीं, आप स्टेट मान लेना या फिर लो भाई। ये पॉजिटिव चार्ज्ड वायर है। क्लियर है, ये लॉन्ग है। इसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी इसकी लैम्बडा है। क्लियर है, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा है। अब आप लोगों को देखो क्या करना पड़ेगा। सबसे पहला गॉसियन सरफेस, कि गॉसियन सरफेस कैसा माने। और मैंने आपको बताया था गॉसियन सरफेस क्या होता है, जिसपे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड थीटा दोनों की सिमेट्री हो। तो लेट्स सपोज करो आपका जो ये है, मैं इस पे ना एक गॉसियन सरफेस मानता हूं स्फेरिकल सेल की तरह, है ना। जैसे मैंने आपको पीछे वाले केस में करवाया था, तो भाई आपको करवाता हूं मैं। ठीक है, तो अब आप इस पे एक स्फेरिकल सेल बनाने की कोशिश करो भाई। तो मैंने भाई ये बना दी एक स्फेरिकल सेल, ध्यान से देखना बच्चे, ये बना दी स्फेरिकल सेल। ठीक है, तो देखो अब मान लो इसका सेंटर ये है, पहली बात तो ये। अब आपको हो गया सर, आपने एक बार ये कहा था कि सर जो भी गॉसियन सरफेस माने उसमें सारा चार्ज आ जाए, तो ये पॉसिबल नहीं होता हमेशा। ठीक है, क्योंकि ये तो इनफाइनाइटली लंबी है, तो इतना कितना बड़ा मान होगा। क्लियर है, तो चलो यहां तक कुछ जितना आ रहा है वो कंसीडर कर रहे हैं हम लोग। अब मेरे को ये बताओ कि यहां से यहां तक क्या होगा भाई, यहां से यहां तक रेडियस क्या होगी, आर होगी, है ना। और यहां से यहां तक रेडियस आर होगी, यहां से यहां तक रेडियस आर होगी। ठीक है, यहां से यहां तक रेडियस आर होगी। तो अब आपको दिख रहा होगा सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें क्या लग रहा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ई ये ऐसे तो दिख रहा है। बट अब ये बताओ मेरे को, ध्यान से बताओ, ये क्या ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी हो ही नहीं सकती। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी कब होती है, जब हमारे पास पॉइंट चार्ज हो, पहली बात तो। ठीक है, तो एक तो यहाँ पे क्लियर होगा। एक बार मैं फिर बताता हूँ, टेंशन ना लो कि क्या था ये। अब आपके पास देखो प्लस चार्ज ऐसा है, प्लस चार्ज अगर ऐसा है तो आप लोग क्या करोगे, जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है इस चार्ज से ऐसे निकलेंगी। क्लियर है, ऐसी निकलेंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी निकल रही है। अब मेरे को बताओ, क्या रेडियस या फिर जो डिस्टेंस है यहां तक क्या हमारा, यहाँ पे x है, यहाँ पे x1 है, x2 है, x3 है, x4 है ना, x5 है, x6 है, x7 है। तो बताओ जो ये डिस्टेंस है क्या सेम है? क्या डिस्टेंस देखो सेम नहीं है, तो हम कह सकते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो यूनिफॉर्म नहीं है भाई। ठीक है, अगर गॉसियन सरफेस यही नहीं हुआ तो थीटा भी कैलकुलेट करने का क्या फायदा,
क्योंकि आपको बता दो थीटा यहाँ पे होगा, देखो आपका जो एरिया वेक्टर होगा ऐसा होगा, तो यहाँ पे θ1 होगा। अब देखो इसका एरिया वेक्टर ऐसा होगा तो ये θ2 होगा, देखो एंगल कम हो रहा है, इस पे हमारा एरिया वेक्टर कुछ ऐसा होगा, ये θ3 होगा, ये रेडियस दिख रहा तो यहाँ पे एरिया वेक्टर भी इधर होगा तो यहाँ θ0 होगा। तो देखो इस तरीके से हमारा थीटा घट रहा है और यहाँ पे आगे फिर बढ़ जाएगा। क्लियर है, क्योंकि देखो यहाँ पे ऐसा एरिया वेक्टर होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा। तो यहाँ पे पहली बात तो क्या है, हमारा एक गॉसियन सरफेस हुआ ही नहीं, ना तो यहाँ पे थीटा की सिमेट्री है, ना फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की सिमेट्री है, तो हमें यहाँ पे कुछ और मानना पड़ेगा। समझ में आ गया आप लोगों को? तो भाई जो हमने यहाँ पे स्फेरिकल शेल मानना था वो तो हो गया फेल यहाँ पे। तो क्या मान सकोगे आप? आपको देखो सिमेट्रिक मानना है, जो होता है ना ये जो गॉसियन सरफेस होता है वो भी सिमेट्रिक ही होता है, गॉसियन सरफेस भी सिमेट्रिक होता है। जैसे आपको पिछले केस में मैंने बताया था कि जैसे मान लो यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है और ये हमारा जो डिस्टेंस था ये यहाँ पे आर है, आर है, आर है, आर है, हर जगह रेडियस था, तो ये सिमेट्रिक था अबाउट दिस चार्ज। तो यहाँ पे जो गॉसियन सरफेस हम मानते हैं वो भी सिमेट्रिक अबाउट द चार्ज होना चाहिए। अब देखो मैं इसके लिए एक है ना कोएक्सियल सिलेंडर मानता हूं, कोएक्सियल सिलेंडर, ध्यान से देखना, कोएक्सियल सिलेंडर मान लिया मैंने, ध्यान से देखना अब आप लोग, ये कोएक्सियल सिलेंडर है, ठीक है। तो ये बताओ यहां पे गॉसियन सरफेस तो मैंने सिलेंड्रिकल फॉर्मेट में मान लिया। अब यहां पे आपको सरफेस कौन कौन से दिख रहे हैं? एक तो आपको कर्व्ड सरफेस दिख रहा है ना, देखो जैसे मैंने आपको हमेशा बोतल ही काम आती है हमारे, तो देखो इस बोतल पे अगर मैं तुम्हें बताऊं तो कितने सरफेस है, अगर बताओ अगर ये बोतल बिल्कुल राउंड होती तो बताओ एक तो ये कर्व्ड सरफेस होता, क्लियर है, कर्व्ड सरफेस होता, एक ये फ्लैट सरफेस होता, दूसरा ये फ्लैट सरफेस होता। तो टोटल इस पे कितने सरफेस हैं, मतलब टोटल हम यहाँ पे कितनी जगहों पे फ्लक्स निकाल सकते हैं? तो एक तो कर्व्ड सरफेस है, दूसरा ये, तीसरा ये। अभी हम सिमेट्री चेक करते हैं कि भाई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और इनकी सिमेट्री है कि नहीं। तो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना बिल्कुल। तो देखो बच्चे, अब अगर मैंने ये जो कोएक्सियल सिलेंडर माना है, कोएक्सियल सिलेंडर जो गॉसियन सरफेस में, लेट यहां लिखता हूं मैं, लेट अस कंसिडर ए गॉसियन सरफेस। देखो हालांकि आप कहोगे सर आपको ये तो तब लिखना चाहिए ना तब जब ये प्रूव हो जाए, तो ये प्रूव हो जाएगा, ठीक है ना। देखो कैसे होगा, देखो अगर मैं देखो इस सेंटर से जो ये लाइन है इससे बोल दूं कि रेडियस आर है, रेडियस आर है, तो इधर भी रेडियस आर ही होगा, है ना। कोएक्सियल है बच्चे, ये कोएक्सियल क्या होता है, इस सिलेंडर का जो एक्सिस है और जो इसका एक्सिस है वो सेम है, इसका मतलब होता है कोएक्सियल। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी निकलेंगी, तो इस वाले सरफेस पे देखो, इस वाले सरफेस पे जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो इक्वल डिस्टेंस पे आर, तो इस सरफेस पे और जो हमारा ये कर्व्ड सरफेस है इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, समझ में आया? हाँ। अब अगर ये सरफेस देखो, जो ऊपर वाला सरफेस ऐसा रखा है, इस पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी जा रही है ना, तो इस पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखो क्या होगी, यहाँ पे इससे ऐसे निकल रही है, तो हमारी सिमेट्री की है वो भी यार, हमारी वो भी इक्वल मैग्नीट्यूड की है ना, क्योंकि देखो इस सरफेस पे ई ही जा रहा हमारा, है ना, क्योंकि हमारा जो इस ये ऐसा है, ये पॉइंट ऐसा बिल्कुल, ठीक है ना, तो इससे ऐसी जा रही है, तो सेम ही है वो तो, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट जो हमें सिमेट्री देखनी है थीटा की, ध्यान से देखो, थीटा की सिमेट्री देखनी है, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है बच्चे ऐसी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है ऐसी, और इस कर्व्ड सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा ds, बताओ भाई उसका एरिया वेक्टर किधर होगा, इधर ही होगा, तो इस ds एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन इधर ही होगी और e की डायरेक्शन भी इधर है, तो इस पे थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री, ठीक है। आप यहां पे कंसीडर कर लो कि जो कर्व्ड सरफेस है वो सरफेस नंबर 1 है, ये फ्लैट सरफेस नंबर 2 है, ये फ्लैट सरफेस नंबर 3 है, क्लियर है। तो बताओ भाई इस पे यहाँ पे θ0, यहाँ पे θ0, यहाँ पे भी θ0 होगा, तो अल्टीमेटली देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पे भी ऐसे जाएंगी और यहाँ पे ds वेक्टर भी इधर ही होगा, है ना, तो यहाँ पे भी θ0 होगा। तो इसका मतलब ये है कि जो भी यहाँ पे कर्व्ड सरफेस है उसके लिए हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूनिफॉर्म है और जो एंगल जो θ0 हो रहा है वो भी यूनिफॉर्म दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। अब बात आती है फ्लैट सरफेस की, फ्लैट सरफेस पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड तो बता दिया आपको, चलो सेम दिख रही है। अब अगर यहाँ पे मैं
एंगल की बात करूं तो इस पे देखो ध्यान से क्या है, ये फ्लैट सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर हमेशा क्या होगा, इस सरफेस के परपेंडिकुलर, वो हमेशा क्या होगा, यहां होगा, ठीक है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही थी ऐसे, तो बताओ भाई इनके बीच में एंगल कितना है, सर एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। तो आप कहीं पे भी चेक कर लो, कहीं पे भी चेक कर लो, एरिया वेक्टर इधर है और आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी है, एरिया वेक्टर ऐसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उधर की तरफ है, तो यहां पे भी थीटा, यहां पे भी थीटा, कितना हमारा थीटा 90 डिग्री। तो यहां पे जो ये फ्लैट सरफेस 2 है, यहां पे थीटा 90 हो जाएगा, और इस फ्लैट सरफेस पे भी थीटा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। अब देखो बच्चों का मोस्ट कॉमन क्वेश्चन निकलता है, सर आपने तो ये कहा था कि सर जो गॉसियन सरफेस हम मानेंगे, उस गॉसियन सरफेस पे जो हमारा थीटा होना चाहिए वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। तो आप पिछली वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखो, मैंने या फिर क्या है आपको ये कहा था कि जो हम गॉसियन सरफेस मानेंगे, और गॉसियन सरफेस हमारा क्या होता है, इट वुड बी कंसिस्टेड ऑफ मोर देन वन सरफेस। क्लियर है, मैंने आपको बताया भी था कि जो थीटा और ई की सिमेट्री होगी ईच सरफेस पे सेम होनी चाहिए, ठीक है। मैंने ये नहीं कहा था कि सब पे एक जैसा होना चाहिए, मैंने कहा था ईच सरफेस पे सेम होना चाहिए। बच्चों का मोस्ट कॉमन डाउट ये निकल के आता है, तो मैंने आपको वो डाउट भी डिस्ट्रॉय कर दिया, क्योंकि देखो ये जो मैंने गॉसियन सरफेस माना था, इस पे देखो 3 सरफेस हैं, हालांकि दिख तो 2 रहे हैं, क्योंकि देखो एक तो है कर्व्ड सरफेस और एक है फ्लैट सरफेस, बट मैंने इस फ्लैट सरफेस को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, फ्लैट नंबर 1, फ्लैट नंबर 2, ठीक है, और एक कर्व्ड सरफेस। तो देखो जो पूरा कर्व सरफेस है, क्या उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है क्या, देखो हाँ सेम है। क्या इस कर्व सरफेस पे मेरा थीटा 0 डिग्री है हर जगह, हाँ सर थीटा भी 0 डिग्री दिख रहा है, सही है। जो ये फ्लैट सरफेस है, क्या इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है क्या, हाँ सेम है। क्या इस पे एंगल सेम है, एंगल सेम है, तो कितना एंगल सेम है, वो एंगल हमारा 90 डिग्री है। क्लियर है, तो 90 डिग्री इस फ्लैट सरफेस पे, पूरी फ्लैट सरफेस पे 90 डिग्री सेम रहेगा, ठीक है। ऐसे ही जो ये फ्लैट सरफेस है, इस फ्लैट सरफेस पे भी एंगल 90 डिग्री ही रहेगा। तो ये मैंने जो गॉसियन सरफेस माना था इन द फॉर्म ऑफ सिलेंड्रिकल, वो क्या होगा, वो एक गॉसियन सरफेस होगा, ठीक है। तो जो ये गॉसियन सरफेस हमने माना है, मान लो इसकी जो ये हाइट है ना, ये हाइट जो है वो मैं मान लेता हूं, इसकी हाइट कैपिटल H है, ठीक है, एक कैपिटल H है। इसकी जो रेडियस है बेटा, इसकी कैपिटल R मान लो भाई, कैपिटल R मान लो इसकी रेडियस, ठीक है, ये R मान ली। तो ध्यान से देखो मैं क्या लिखूंगा यहां पे, लेट अस कंसीडर अ गॉसियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ कोएक्सियल सिलेंडर ऑफ रेडियस R एंड हाइट क्या है, कैपिटल H। तो मैंने ये मान ली, ठीक है, ये मान ली, और ये भी लिखोगे आप हमारा कि जो भी इस पे वो सिमेट्री के हमारा क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड और थीटा की सिमेट्री है, ये हमारा पहला क्या होता था, पहला एक पॉइंट होता था, ठीक है। दूसरा पॉइंट ध्यान से देखो, सेकंड पॉइंट क्या हमारा, हमें लिखना कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ साइक्लिक इंटीग्रल E.ds। क्लियर है, ये है। तो यहां पे बताओ भाई, ये हमारा अल्टीमेटली फाई होता था ना फाई। तो अब बताओ मेरे को, जो कैलकुलेट करना है E.ds है ना, वो कितनों के लिए करना है, ये टोटल के लिए है ना, ये टोटल के लिए है। तो ये सरफेस 1 के लिए, सरफेस 1 मेरा कौन सा, कर्व्ड सरफेस, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस जो मेरा वो क्या होगा, EDS। तो बताओ कर्व्ड सरफेस में मेरे को ये लिखने की जरूरत है क्या, साइक्लिक, नहीं, ये लिखने की जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि ये मेरा कर्व्ड सरफेस है, मैं इनको नहीं मान रहा, तो मेरे को क्या पता क्लोज है क्या नहीं, ठीक है। तो EDS क्लियर। मैं अभी यहां पे ना एंगल भी इंक्लूड कर रहा हूं, EDS कोस थीटा, ये S1 है, लिख दोगे इसको, ये कर्व सरफेस के लिए, कर्व्ड सरफेस के लिए, ठीक है। प्लस में ये 1 के लिए, ये सरफेस S2, ये कौन सा मेरा, ये मेरा फ्लैट सरफेस है, इस पे मेरा क्या होगा, EDS कोस थीटा, प्लस में सरफेस S3, इसके लिए क्या हो जाएगा मेरा, EDS कोस थीटा। ये आप लोगों को दिख रहा है क्या स्क्रीन पे,
ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, सही है। तो दिख रहा है तो बताओ भाई, यहां पे थीटा जो सरफेस 2 और थीटा सरफेस 3 है, उन दोनों सरफेस पे मेरा जो थीटा की वैल्यू थी बेटा वो क्या थी 90 डिग्री, और कोस 90 क्या होता है 0, कोस 90 होता 0, तो यहां पे थीटा मेरा 90 डिग्री था, तो कोस 90 0 होगा दोनों के लिए, ठीक है। तो दोनों के लिए वो पार्ट कट जाएगा, और यहां पे थीटा क्या है, यहां पे थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है, तो मेरा अल्टीमेटली जो ईडीएस हो जाएगा, ध्यान से देखो, तो जो मेरा ईडीएस होगा वो क्या कैलकुलेट होगा, ई कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट बाहर निकालो तो ई इंटू में एस का जो हमारा डीएस है उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एस हो जाएगा, एस, क्लियर है। तो अब मेरे को ये बता दो भाई, जो मेरा सरफेस है, सरफेस तो मतलब जो सरफेस एरिया है, तो बताओ भाई सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर मैं कह रहा हूं, तो बताओ क्या होगा। देखो 2 पाई आर है ना, 2 पाई आर इंटू में एच, 2 पाई आर इंटू में एच, ये सरफेस एरिया होता है। तो मैं इसको लिख दूंगा ई इंटू में 2 पाई कैपिटल आर इंटू में एच, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2 बोल देना इसको भाई, 2 या 1 बोल दो, ये नंबर इक्वेशन 1 होगी, सही है। अब हमें क्या करना है, अब मैं देखो इस पार्ट को है ना, इस पार्ट को इरेज कर रहा हूं। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा इतना पार्ट, तो है ना। ये इतना करने के बाद आप बताओ भाई तीसरा स्टेप क्या होता है, 2 स्टेप हो चुके हैं, तीसरा स्टेप हमारा होता है कि जो भी गॉसियन सरफेस हमने माना है उसके अंदर चार्ज कितना है, ठीक है। तो थर्ड स्टेप में बताना आपको है ना, द चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस, तो बताओ भाई गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना, कोई बता पाएगा भाई। वीडियो पॉज करके खुद सोच के देखो भाई, इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, ठीक है। अभी आपको अगर याद हो तो मैंने आपको लैम्बडा करवाया था, लैम्बडा क्या होता था, लैम्बडा डी क्यू बाई डी एल होता था, और लैम्बडा की यूनिट क्या थी, कूलम पर मीटर थी, याद है आपको। आपको चार्ज निकालना, तो चार्ज कैसे निकलेगा, डी क्यू इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू में डी एल, क्लियर है। तो यहां पे जो आपकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है, अगर आप उसको जितना अपने गॉसियन सरफेस मानना है, अगर उसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपको लगता नहीं बच्चे कि आपने जितना उतना चार्ज निकल जाएगा जो भी इस गॉसियन सरफेस के अंदर होगा। तो देखो मैं इस पार्ट को अब इरेज कर रहा हूं। अब देखो तो अल्टीमेटली मेरा जो चार्ज होगा, जो मेरा चार्ज इनसाइड होगा, उसकी वैल्यू हो जाएगी लैम्बडा इंटू में कैपिटल एच हो जाएगी। देखो इसकी वैल्यू आप डाल दो इक्वेशन नंबर 2, तो 3 हमारा होगा। फोर्थ पार्ट क्या होता हमारा एप्लीकेशन में, फोर्थ पॉइंट होता हमारा अप्लाइंग गोस थ्योरम। आपको क्या सर यहाँ पे पोस्ट ऑफ ईएस भी आता, चलो भाई खुश हो। अप्लाइंग गोस थ्योरम, तो हमारा गोस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हमारा क्या होगा, ई डी एस इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये होता है। तो ईडीएस की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 से पुट करो, जो कि कितनी आई थी, ई इंटू में 2 पाई कैपिटल आर इंटू में एच इज इक्वल टू, चार्ज हमारा क्या निकल चुका है, लैम्बडा इंटू में एच बाई एप्सिलॉन नॉट। तो देखो हमारा एच से एच को तबाह कर दो, तो सिर्फ क्या बचेगा, ध्यान से देखो, हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड बची है बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो निकल के आई है वो आई है लैम्बडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। देखो भाई ई इज इक्वल टू लैम्बडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आई है, ठीक है। तो आपको लगता है हमने देखो उस उधर जब हमने उसको कूलम लॉ से करा था, तो वो कैलकुलेशन कितनी कॉम्प्लेक्स हो गई थी, याद है। नीट वाले बच्चों की तो जान निकल चुकी थी उसमें, कभी वहां पे इंटीग्रेशन आ रहा था, कभी वहां पे चेंज इन लिमिट आ रहा था, कभी ना कभी वहां पे ट्रिग्नोमेट्री आ रही थी। तो मतलब इतने ज्यादा मैथमेटिकल टूल वहां पे आ गए थे, आपकी बुरी हालत हो गई थी।
तो अगर वहां पे अगर गोस थ्योरम से आता है तो आपको गिनती के देखो 4 स्टेप करने हैं, 1 2 3 4, प्रॉब्लम सोल्व। ठीक है, वहां पे हम लोगों ने कैसे किया था, E इज इक्वल टू लैम्बडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में, यहां पे मेरे ख्याल से x या y आया था, ऐसे कुछ निकल गया था। ठीक है, तो आप लोगों ने ये वाला पोर्शन हो सकता है कि नोट कर लिया हो। ठीक है, तो थोड़ी सी ग्राफ की बात कर लेते हैं हम लोग। अब मैं ये पोर्शन रब कर रहा हूं अब। ठीक है, तो देखो ये पोर्शन करने के बाद आप बताओ भाई कि जो ग्राफ की वैल्यू होगी, सॉरी जो ग्राफ होगा हमारा, ग्राफ की वैल्यू क्या दिख रही है, हमारा जो ग्राफ होना चाहिए वो किस किस के बीच में होना चाहिए, आप बताओ भाई। तो यहां पे हमारा वेरिएबल पार्ट कौन कौन से, देखो लैम्बडा कांस्टेंट है, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, तो वेरिएबल क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड रेडियस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन क्या क्या, जहां पे आपने गॉसियन एक पॉइंट मानना था, तो हमने पॉइंट कहां मानना था, हमने जो पॉइंट माना था वो गॉसियन सरफेस के ऊपर माना था। तो आप यहाँ पे वो मान लिया पॉइंट आपने कि यहाँ पे पॉइंट मान लो टी पॉइंट था, यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी। क्लियर है, तो यहाँ पे उसकी वैल्यू निकल के आई थी ये, सही है। तो अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी, अगर मैं यहाँ पे रेडियस को बहुत बड़ा कर दूंगा, अगर रेडियस को बड़ा कर दूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम आएगी। तो आपको दिखता नहीं बच्चे, जो ग्राफ की वैल्यू होगी वो कुछ इस हिसाब से होगी। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहां पे आपका रेडियस है। अब देखो ये इनवर्सली है, तो इनवर्सली ग्राफ कुछ ऐसा होता भाई। ठीक है, अब आपको सर आपने तो आर स्क्वायर वाला भी ऐसा ही बनाया था, अरे नहीं भी, आर स्क्वायर वाला तो बिल्कुल स्टीप होता है। क्लियर है, आर स्क्वायर वाला बिल्कुल स्टीप होता है, ये थोड़ा सा लेस स्टीप है। तो ये मेरा यहां पे E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर। ठीक है, ये दिख रहा है, बहुत बार क्या होता है ग्राफ पूछ लेता, तो ग्राफ ही आपको आने चाहिए, क्योंकि ग्राफ क्या होती है, बहुत अच्छी एक ब्यूटीफुल लैंग्वेज होती है ग्राफ की, जो कि आपको पढ़ने आने चाहिए। क्लियर है, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो बच्चे अपने दोस्तों के साथ ये वीडियोस शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इन वीडियोस का फायदा मिल सके। थैंक यू वेरी मच गाइज।